लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान होने में मात्र 18 दिन का समय रह गया है। इस बार बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है। आप सब जानते हैं इस बात को, लेकिन ये 400 पार का लक्ष्य के लिए क्या क्या कर रही है बीजेपी, अब ये भी जान लीजिए। बीजेपी ने इस बार दक्षिण भारत में भरपूर जोर लगाया है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में ही 19 अप्रैल को मतदान है। इस बीच आज भारत और श्रीलंका के बीच समंदर में स्थित एक द्वीप है, एक आइलैंड है कच्छ तीवू, उसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल रविवार को एक आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कल मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कांग्रेस पर इस पर कांग्रेस को घेरा भी। पीएम ने कहा कि आंखें खोलने वाला और चौंका देने वाला यह खुलासा हुआ है। पीएम के मुताबिक नए तथ्यों से पता चला है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्छ तीवू द्वीप को छोड़ दिया था। कांग्रेस का एक और देश विरोधी कृत्य देश के सामने आया है। कच्छ तीवू भारत के तट पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच तमिलनाडु में एक द्वीप है। यह द्वीप राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण कहा जाता है। जब देश आजाद हुआ तो यह द्वीप हमारे पास था और यह भारत का अभिन्न अंग था। लेकिन 4-5 दशक पहले कांग्रेस ने कहा कि यह द्वीप किसी काम का नहीं है और मां भारती के एक हिस्से को काटकर भारत से अलग कर दिया गया। ये सब प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाए हैं और उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस के इस कृत्य से हर भारतीय आज नाराज है। लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। ये पहली बार नहीं जब पीएम ने इस मामले को उठाया। इससे पहले भी 10 अगस्त 2023 को पीएम मोदी ने संसद में भी अविश्वास प्रस्ताव पर कच्छ तीवू को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष के लोग जो सदन से बाहर गए हैं उनको जरा पूछिए कि ये कच्छ तीवू क्या है और कहां है। सुनते हैं पीएम मोदी को। मैं जरा इनको जहां भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे। ये जो बाहर गए ना उनको जरा पूछे ये कच्छ तीवू क्या है। कोई पूछे इनको कच्छ तीवू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूं ये कच्छ तीवू क्या है और ये कच्छ तीवू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। एक कच्छ तीवू है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कब दिया था, कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। कच्छ तीवू द्वीप की लोकेशन और इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। कच्छ तीवू द्वीप हिंद महासागर के दक्षिणी छोर पर स्थित है। भारत के लिहाज से देखें तो यह रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित है। कच्छ तीवू द्वीप का इतिहास हिंद महासागर के दक्षिणी छोर पर स्थित भारत में रामेश्वरम के पास है, श्रीलंका में जाफना के करीब होता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है द्वीप, बिल्कुल बीचों बीच में। यहाँ पे पाक स्टेट है, वहाँ पर है।
285 एकड़ में यह फैला हुआ है द्वीप। 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामानंद के राज्य का यह हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों के शासन में यह मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आ गया। बीजेपी के तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आरटीआई हाल ही में निकाली, उसी जानकारी से सामने आया। इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति भंडार नायके के बीच एक समझौता हुआ था। 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को इस समझौते के तहत यह द्वीप तोहफे में दिया था। पहले कोलंबो में 26 जून 1974 को एक बैठक हुई और फिर दूसरी बैठक दिल्ली में 28 जून 1974 को हुई। बैठक में श्रीलंका को द्वीप देने पर दोनों देशों में सहमति बनी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि समझौते में कुछ शर्तें रखी गई थी, जैसे भारतीय मछुआरों को जाल सुखाने की मंजूरी मिलेगी। द्वीप पर कच्छद्वीप द्वीप पर बने सेंट एंथनी चर्च में बिना वीजा के भारतीयों को जाने की एंट्री मिलेगी, प्रेयर्स के लिए, प्रार्थना करने के लिए। हर साल बड़ी तादाद में चर्च में प्रार्थना करने आज भी भारतीय जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मुद्दे पर आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जो आज अचानक उठा है। यह संसद और तमिलनाडु में लगातार उठता रहा है। यह आज अचानक नहीं उठा है, यह पहले भी उठता रहा है। यह कहना था जयशंकर साहब का, और इस पर बहस भी हुई है। मैंने मौजूदा मुख्यमंत्री को 21 बार जवाब भेजा है, जयशंकर साहब ने बताया। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि मई 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि मैं इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता हूं और मुझे इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। उनका रवैया ऐसा था कि जितना जल्दी कच्छद्वीप को श्रीलंका को दे दिया जाए उतना ही बेहतर होगा। एस जयशंकर ने कांग्रेस और डीएमके को घेरते हुए कहा कि दोनों पार्टियां अब ऐसा दिखा रही हैं कि उनकी कोई जिम्मेदारी बनती ही नहीं है। This is an observation by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru in May of 1961. He writes, I attach no importance at all to this little island and I would have no hesitation in giving up our claim to it. I do not like matters like this pending indefinitely and being raised again and again in Parliament. So, to Pandit Nehru, this was a little island. It had no importance. He saw it as a nuisance. Why are people bringing it up again and again in Parliament? तो बीजेपी और केंद्र सरकार के गंभीर आरोपों के जवाब में कांग्रेस भी आज सामने आई। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने माना कि ये मैत्री के तहत कच्छद्वीप को भारत ने श्रीलंका को 1974 में दिया था, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में बांग्लादेश के साथ जो समझौता हुआ, चीन ने जो भारत की जमीन हड़पी, उसका हिसाब कौन देगा? सुनते हैं पवन खेड़ा ने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, होमवर्क करते नहीं हैं। और यही जयशंकर जब विदेश सचिव थे, एक आरटीआई में इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसी कोई डील नहीं हुई कि हमारी जमीन वहां चली गई हो या उनसे हमने कोई जमीन ली हो। अचानक अब वो विदेश मंत्री बने हैं तो फिर बातें बदल रहे हैं। बताइए, 2014 तक इसी द्वीप के आसपास क्या हमारे मछुआरे फिशिंग करने जा पाते थे या नहीं जा पाते थे? अब नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? आपको जवाब देना है। और आप यह भी बताइए, क्या अब आप युद्ध करेंगे, श्रीलंका से ये आइलैंड वापस लेंगे? जरा जवाब तो दीजिए। उधर शिवसेना उद्धव ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठाए। बाइट पे सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा, और साथ साथ एक आरटीआई के हवाले से प्रियंका चतुर्वेदी ने गंभीर इल्जाम पलटकर जयशंकर साहब पर लगाए। देखिए, जिस तरीके से कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्छद्वीप के बारे में बात शुरू की, जहां देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, वो महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, यह आरोप लगाया गया कि वो आइलैंड जो है वो हमने श्रीलंका को सीड कर दिया। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें इनकंसिस्टेंसी है। 27 जनवरी 2015 के एक आरटीआई का जवाब आया है, जब खुद विदेश मंत्री जो है उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्लियरली ये स्पष्ट कहा है क्योंकि लैंड डिमार्केटेड नहीं थी, वाटर्स डिमार्केटेड नहीं थे, ना कुछ इंडिया की जो एरिया है सीड किया गया है या अक्वायर किया गया है। तो उसमें
2015 के जवाब में और आज के में जो अंतर है वो तो श्रीलंका का पक्ष ज्यादा सामने रख रहा है। ये राजनीति के चलते है क्योंकि तमिलनाडु में कुछ उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 1-2 सीट्स और पा लेंगे। इसी मामले में अब पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का बयान भी आज सामने आया। उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि दरअसल ये द्वीप श्रीलंका को देना ही असंवैधानिक फैसला था। सुनते हैं मुकुल रोहतगी को। ना कानून में बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, संविधान में लिखा है कि अगर हिंदुस्तान की बाउंड्रियां आप ऑल्टर करेंगे, दैट मीन्स कि कुछ जमीन हिंदुस्तान की हम छोड़ देंगे, किसी और को देंगे, तो हिंदुस्तान की बाउंड्रीज अमेंड होंगी। और वो अमेंडमेंट तभी होगी जब संविधान में संशोधन किया जाएगा। ये एक ब्लंडर था जो पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर, तमिलनाडु की सहमति के बगैर किया गया। क्यों किया गया ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। असंवैधानिक फैसला उस जमाने में इंदिरा गांधी की सरकार और इंदिरा गांधी ने लिया, कहना है मुकुल रोहतगी का। आइए इस मामले को और समझते हैं कि कच्छ तीवू को लेकर क्यों इतनी राजनीतिक तौर पर इन दिनों बहसबाजी चल रही है। मेरे साथ कुछ देर पहले हमने बात की थी संदीप शास्त्री साहब से, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। पहला सवाल तो यही संदीप जी कि कच्छ तीवू आइलैंड का विवाद क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच क्या प्रॉब्लम है? कच्छ तीवू एक आइलैंड है जो 1974 में इंडिया और श्रीलंका के बीच एक एग्रीमेंट जब हुआ था, उस एग्रीमेंट के तहत यह फैसला किया गया था कि कच्छ तीवू आइलैंड, वो द्वीप श्रीलंका के पास रहेगा। इससे पहले काफी वाद विवाद था, ब्रिटिश काल में भी ये बड़ा वाद विवाद था कि ये ब्रिटिश इंडिया का भाग है कि सिलोन का भाग। 1974 में जब कांग्रेस सरकार, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस एग्रीमेंट, एक बड़ा एग्रीमेंट, इंडिया श्रीलंका एग्रीमेंट साइन किया गया, पीस एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत ये आइलैंड को भारत ने स्वीकार किया कि ये श्रीलंका का भाग। उसके बाद ये श्रीलंका के साथ रहा है और बार बार ये विषय चुनाव के समय में और समयों में उठाया गया। उस समय जो तमिलनाडु के पक्ष था, मेन पक्ष था उस समय डीएमके के लीडर करुणानिधि ने काफी बार इस प्रश्न को उठाया था और कहा था कि हमें कच्छ तीवू को सरेंडर नहीं करना चाहिए श्रीलंका। और उस समय अन्ना डीएमके एक उभरता हुआ पक्ष था और अन्ना डीएमके के नायक एमजी रामचंद्रन ने उस समय जब ये एग्रीमेंट साइन किया गया, करुणानिधि जी का क्रिटिसिज्म किया था कि आपने सफिशिएंट प्रेशर केंद्र सरकार पे नहीं डाला। तो ये तो समझ में आ गया कि भारत ने एक समझौते के तहत श्रीलंका को कच्छ तीवू दिया था। इसके बदले में क्या श्रीलंका से भारत को कुछ मिला था? ये एक पीस एग्रीमेंट था जो हमारा सी का बॉर्डर का डिसीजन, इंडिया और श्रीलंका के बीच का सी का बॉर्डर का डिसीजन क्या है, हमारा वो मैरीटाइम बॉर्डर जो कहते हैं कि क्या होगा, उसका फैसला इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से किया गया। और उस समय उस एग्रीमेंट के काफी भाग थे, काफी अंश थे जो भारत ने स्वीकार किया, श्रीलंका ने स्वीकार किया कि ये मैरीटाइम बाउंड्री होगा। और उसमें एक अंश ये कच्छ तीवू का अंश था। और एक तरह से इस एग्रीमेंट ने इंडिया और श्रीलंका के बीच जो मैरीटाइम और नदी के बारे में या उस समय पानी, ओशन के बारे में जो विवाद थे, उसको इस एग्रीमेंट के तहत सुलझाया गया था। अब ये भी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि चुनाव का मौसम है, प्रधानमंत्री खुद इसको रैली में बोल रहे हैं, अन्नामलाई साहब आरटीआई लगा रहे हैं, बीजेपी का फोकस बहुत ज़्यादा साउथ इंडिया पर है, खासकर तमिलनाडु पर है। क्या बीजेपी को इस मामले का तमिलनाडु की राजनीति में, तमिलनाडु के चुनावों में फायदा मिलेगा? देखिए, बीजेपी जो तीसरे पक्ष का एक नेतृत्व तमिलनाडु में कर रहा है, तीसरे गुट का एक नेतृत्व कर रहा है,
वो जरूर इस विषय को उठाएगा और इस विषय का मौका का उपयोग करने की कोशिश करेगी। अब ये डिपेंड करता है कि डीएमके और कांग्रेस जो साथ में एक अलायंस में है तमिलनाडु में और पूरे देश में, वो इस प्रश्न को कैसे, इस बीजेपी के दावा को कैसे उत्तर देते हैं। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके हैं कि आज आपका सरकार है, आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं। और ये एक तरह से बीजेपी प्रश्न को पूछ रहा है कि 1974 में जो हुआ वो क्या ठीक हुआ, वो होना चाहिए था, वो प्रश्न वो उठा रहा है। और डीएमके अपनी तरफ से कह रहे थे ठीक है, आज आपकी सरकार है, क्या कर रहे हैं इसके बारे में। सो ये जरूर एक चुनावी विषय बन सकता है, बीजेपी जरूर इस चुनावी विषय को उठा सकता है। और यहाँ आगे के दिनों में डीएमके और कांग्रेस इस विषय को कैसे हैंडल करते हैं, उन दोनों के बीच में ये एक विषय ऐसा है जिसके बारे में हम दोनों का अलग विचार है, ये बात कह सकते हैं। और एक तरह से डीएमके चाहेगा कि इस विषय का चर्चा हो और कांग्रेस को इस पे क्रिटिसाइज करने की जगह वो आज के सरकार को करेंगे। डीएमके शायद कहेगा कि केंद्र सरकार, जो भी सरकार केंद्र में हो, केंद्र सरकार इस पे काम करना चाहिए, इस समस्या को उठाना चाहिए। और शायद डीएमके किसी जो पार्टी उस समय थी उस पे क्रिटिसिज्म करे बिना केंद्र सरकार पे वो शायद अब क्रिटिसिज्म लॉन्च करेंगे इस बारे में। चलिए, शुक्रिया संदीप जी, बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। मतलब उल्टा डीएमके बीजेपी से पूछेगी 10 साल में आपने क्या किया इस मामले को लेकर। आइए, एक और वरिष्ठ पत्रकार है आर के राधाकृष्णन, बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनसे पूछते हैं इस पूरे मामले को लेकर और समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल तो यही सर आपसे कि जो कच्छतीवू का इशू चुनाव से ठीक पहले आ गया है, आप हमें इस विवाद के बारे में और क्या बता सकते हैं, चुनावों में इसका क्या असर होने वाला है? ये तो चुनावी मुद्दे नहीं होगा, क्योंकि एक 285 एकड़ का एक बंजार द्वीप है। ये तो 14th सेंचुरी में, शताब्दी में एक ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ एक द्वीप है। तो उसके बाद ये जो इंडिया और श्रीलंका के रिकॉर्ड्स जो है वो श्रीलंका के रिकॉर्ड्स में बिल्कुल साफ लिखा गया है कि ये इंडिया ने हमें दिया नहीं, और ये हैंडिंग ओवर और सीडिंग की बात ही नहीं उड़ती। ये तो श्रीलंका के रिकॉर्ड्स में। हमारे रिकॉर्ड में जो है 1974 के मुताबिक के रिकॉर्ड्स में हम बताए कि हमारे जो क्लेम है, इस क्लेम को हम आगे नहीं बढ़ाते जाएंगे, यही बोला है। इधर मसला तो ये है, ये फिशरमैन की इशू है। तो फिशरमैन की मसले में प्रॉब्लम ये है कि ये आइलैंड को, ये द्वीप को वो यूज कर सकते हैं कि नहीं। इंडियन फिशरमैन अभी यूज करते हैं ये द्वीप, मगर फिशरमैन आपको पता होगा कि वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। इसलिए ये एक चुनावी मुद्दे पे ये तो एक उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक तो छोटा इश्यू है, फिशरमैन का इश्यू है। अब इस मामले पर राजनीतिक तौर पर बयानबाजी शुरू हो गई है, बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके सब रिएक्ट कर रहे हैं। क्या ये मामला चुनाव की वजह से इन दिनों तूल पकड़ रहा है? क्या ये मामला चुनाव के बाद भी ऐसे ही गर्म रहेगा या ठंडा पड़ जाएगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि बीते 75 सालों से तमिलनाडु की पार्टियां बोलती रही हैं कि हमको कच्छतीवू चाहिए, पर दिल्ली ने कुछ नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। ये चुनाव की आगे जो हो रहा है, ये तो चुनावी मुद्दे हैं। इसमें तो इतना तो हो सकता है, ये डीएमके और कांग्रेस के भीतर जो प्रश्न है वो और भी कुछ बड़ा होने का एक चांस है, क्योंकि डीएमके का बहुत स्टैंड है। ये राजीव गांधी असैसिनेशन के ऊपर आप लियो, और ये नीट के ऊपर, और बहुत सारे चीजों के ऊपर डीएमके और कांग्रेस में बहुत सारा फर्क है, अंदर है। सो वो अंतर तो इस मामले में भी है, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में ये इश्यू सेटल हुआ है।
और डीएमके ने अपने मैनिफेस्टो में इस एमपी के मैनिफेस्टो में भी, इस चुनाव के मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि ये कच्चतीव को हम वापस लेनी चाहिए। तो इसमें तो कांग्रेस और डीएमके के बीच में कुछ मसले होने की कुछ संभावना है, इसलिए ये इश्यू अभी वापस आ रहा है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और डीएमके के बीच दरार लाने के लिए इस मुद्दे को उठाया गया है और इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। और रामनाथपुरम जो डिस्ट्रिक्ट है, वो उधर भी एक एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी है। उधर तो वो पन्नीरसेल्वम नाम के एक एमपी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गढ़ा है बीजेपी के वो अलायंस से, तो उसका कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि उधर का कैंडिडेट, डीएमके के कैंडिडेट आईयूएमएल से है। तो वो एक ही एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में इसका इम्पैक्ट हुआ, इफ एट ऑल। नहीं तो बाकी कहीं तमिलनाडु में इसका इम्पैक्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये मछुआरों को इश्यू जब भी आता है तमिलनाडु में, उसमें तो एक चुनाव में कोई फर्क कभी नहीं होता, क्योंकि उनका जो पॉपुलेशन है वो लगभग 50-60 लाख है, मगर वो चेन्नई से लेके कन्याकुमारी तक एक बहुत विस्तृत कोस्टलाइन में है, तो इसलिए तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका इम्पैक्ट नहीं होगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच इस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए, इसके ऊपर हो रही राजनीति को भी समझाने के लिए, कैसे डीएमके और कांग्रेस में डिफरेंसेस आ सकते हैं इस मुद्दे को लेकर।